जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू कंग्रेचुलेट्स ऑल माय स्टूडेंट्स, दे आर सेलेक्टेड इन एनडीए, जिसने अभी एनडीए का फर्स्ट स्टेज क्लियर किया है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है। कुछ स्टूडेंट रह गए हैं जो कुछ 1, 2, 4 नंबर से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है कि बेटा प्रयास करते रहना चाहिए। आप लोग ट्राई करें, बेहतर होगा। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से दोबारा मौका आ रहा है, फिर से फॉर्म डालेंगे, फिर से एग्जाम देंगे, जो कमी रह गई उसको इम्प्रूव करेंगे। उस इम्प्रूवमेंट में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पिछले साल एनडीए में पूछे गए हैं। ठीक, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग, जो हमको कुछ इंपॉर्टेंट लगे कि आपको ये बताने चाहिए। उस क्वेश्चंस का एक सीरीज है आपके पास, तो हम आज देखेंगे एनडीए में पिछले साल पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। Two conducting wires A and B are made up of same material. If the length of A is twice than of A and the radius of cross section of A is twice than B, then the resistance. तो कह रहा है यहाँ पर कि हमारे पास दो चालक तार एक ही पदार्थ से बने हुए, दोनों का मटेरियल सेम है, लेकिन यदि B की लंबाई A की लंबाई से 2 गुनी है, जो लेंथ है B का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते चलते। तो हमको पता है रेजिस्टेंस के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या है, तो R रेजिस्टेंस ऑफ A अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ B। तो रो लेंथ ऑफ A लेंथ ऑफ B लिखेंगे तो क्या रिलेशन है इसके बीच में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो लेंथ ऑफ A अपॉन एरिया ऑफ A डिवाइडेड बाई रो लेंथ ऑफ B अपॉन एरिया ऑफ B। तो एक ही मटेरियल है तो ये कैंसिल हो गया। हमको मिला क्या, ये मिल गया अपने को L बाई A अपॉन L बाई B मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ B अपॉन एरिया ऑफ A। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है इसमें। अब देखें कि इनका हमको रेशियो दिया गया है। यदि B की लंबाई A की लंबाई से 2 गुनी है, मीन लेंथ ऑफ B किससे, A से डबल है, तो हम क्या लिखेंगे, B का लेंथ कैसा है, ये L है, तो B का लेंथ कैसा है, कह रहा A से डबल, B की लंबाई A की लंबाई से 2 गुनी है, तो ये लिख दिया गया। ठीक, बट A के वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या B से 2 गुनी है, कह रहा उसका जो रेडियस है वो कैसा है, A के वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या B से 2 गुनी है, तो इसका कह रहा रेडियस कैसा है, 2 टाइम्स है। ओके, तो रेडियस दे दिया कितना, 2 टाइम्स। तो अब यहां पर हमको ये देखना है कि इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस में क्या रिलेशन होगा भाई, पाई, ये दे दिया है आर बी का स्क्वायर। ठीक, तो पाई इसका कितना है, तो कह रहा है आर बी, रेडियस जो है वो आर बी का कैसा है, डबल है। मतलब यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे चाहे तो लिख लीजिए, लेंथ ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या है, लेंथ ऑफ B ट्वाइस है लेंथ ऑफ B के, जबकि रेडियस ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या दे रहा है, ट्वाइस रेडियस ऑफ B। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको B के टर्म में लिख रहे हैं, एक रेशियो के टर्म में, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा, 1/2, इधर 2 का स्क्वायर, तो मतलब क्या मिला हमको आंसर, आंसर इज 1:8। जो आंसर मिला हमको वो क्या मिला, 2 × 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर यहाँ पर सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर हम टिक करेंगे वो क्या है, 1:8 इज द करेक्ट आंसर। 1:8 इसके लिए सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। If speed of light and air is 3 × 10⁸ meter per second, the speed of light in glass, if the refractive index is 1.5, so it is very simple। हम जो यहाँ पर कह सकते हैं वो क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये बहुत ही आसान होगा, v इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया 1.5, 1.5 2 जा 3, तो हमको क्या मिल गया 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या यूज किया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दिया गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट किस स्पीड से चल रही है, दैट इज गिवन एज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास सिंपल बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, केवल एक फॉर्मूले में रखना है हमको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो मीडियम 1 में एयर है c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 भी नहीं पता था, तो बड़ा आसान हुआ हमारे लिए निकालना 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखा जाए। Planet A has double the radius than planet B. Planet A has double the radius than planet B. If the mass of planet is 4 times heavier than the mass of planet B, which of the following statement regarding the weight is correct? अब देखो यहां पर वेट के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहा planet A is double than the radius of planet B, मींस ये क्या कह रहा है, radius of planet A. Planet A has double the radius than planet B. तो ये क्या है, planet B का डबल है planet A का रेडियस। If the mass of planet is 4 times heavier than the mass of planet B, मतलब जो planet A है उसका मास कैसा है, if the mass of planet is 4 times heavier than the planet B, मतलब जो मास है इसका वो किसका ज्यादा है, मास इज बी कैसा है 4 टाइम्स है किससे, मास ऑफ ए से। तो हमको पता है मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है और इसके स्क्वायर के। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएं, स्मॉल जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, कैपिटल जी प्लैनेट ए के लिए निकालें, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक, इसी को कंपेयर करना है बी से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें b के टर्म में वैल्यू चाहे तो रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। g प्लैनेट b पे क्या मिलेगा बेटा, कैपिटल G मास ऑफ b अपॉन रेडियस ऑफ b का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं मास ऑफ a को हम बड़े आसानी से b के टर्म में रख सकते हैं, तो लिखो भाई इसको सिंप्लीफाई करें, कैपिटल G यहाँ पर क्या रखेंगे, मास के जगह पे 4 मास ऑफ b रख सकते हैं, और यहाँ पर RA के जगह पे क्या लिखेंगे 2 आर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो हमको पता है ये 4 से 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये देखो दोनों बराबर ही मिल रहा है क्या, इफ g इज इक्वल, तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जाएगा mg होगा, तो उसका मास तो दोनों जगह सेम रहेगा, वेरिएशन g में होना चाहिए था, लेकिन अब हमको क्या मिल गया, g at a इज इक्वल्स टू g at planet b, मींस प्लेनेट ए पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहने वाला है, प्लेनेट बी पर भी वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहा। सो इट्स वेरी सिंपल, g इज इक्वल्स टू जी बी। सो वेरी सिंपल। तो वेट कैसा किस पे ज्यादा रहेगा, बोले किसी पे ज्यादा नहीं रहेगा, दोनों पे रहेगा बराबर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन चेक करते हैं। हैवियर ऑन प्लेनेट ए, नहीं, सेम ऑन द बोथ द प्लैनेट्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, जी। तो हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन सी, दोनों पर जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर रह रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बराबर रहेगा तो बहुत सिंपल, क्योंकि वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड, जितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उतना ही। नेक्स्ट देखा जाए, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35. Sound wave has frequency 20 kilohertz and wavelength of 35 centimeter. If an observer is 1.4 kilometer away from the source, after what time interval could the observer hear the sound? कह रहा है कि हमारे पास हो क्या रहा है, एक ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति दी हुई है 22 किलोहर्ट्ज,
इस पे ध्यान दीजिएगा 22 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी गई है 22 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज को चेंज कर लिया। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, दैट इज 35 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। फिर हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया गया है डिस्टेंस कितना 1.5 किलोमीटर, सॉरी 1.4 किलोमीटर, 1.4 किलोमीटर इज गिवन। तो बहुत सिंपल सा यहां पर हमको मिल गया भैया कि हम इन दोनों से अगर वेलोसिटी निकाल लें तब तो टाइम पता चले, वेलोसिटी तो कहीं दिया नहीं गया है लेकिन हमको एक रिलेशन पता है v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, या किसी भी वेव की वेलोसिटी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ कर देंगे तो हमको उसका वेलोसिटी मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ विल गिव अस वेलोसिटी। तो हमको दोनों ही दिया गया है तो बड़ा आसान होगा इसको निकालना। 22 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 35 इंटू 10 टू द पावर -2, ये क्या मिलेगा आपको मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिल गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में हमको मिला। इसकी हम लोग स्पीड देख लेते हैं कितना मिलेगा अपने को स्पीड। तो हमको स्पीड कितना मिला, स्पीड देख लेते हैं कितना देर लगेगा ये। तो हमको स्पीड यहां से मिला कितना 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहां से स्पीड कितना मिला अपने को 700 मीटर पर सेकेंड, 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो फिर डिस्टेंस कितना है तो बोलेंगे 1400 मीटर है। इतना डिस्टेंस चलने में कितना सेकंड लगेगा उसको, आंसर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम लोग क्या निकाल लेंगे टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से क्या मिल जाएगा अपने को, तो 1400 मीटर डिवाइडेड बाय 700 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक, अगर हमारा जो साउंड है वो 700 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो उसको 1400 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 1400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको केवल 2 सेकेंड का टाइम चाहिए। 2 सेकेंड में वो वहां तक पहुंच जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Imagine a current carrying wire with the direction of current downwards into the page, direction of magnetic field lines. कह रहा है imagine a current carrying wire within the direction of current downwards or into the page. कह रहा है कि इसमें पेज के अंदर आप करंट एक्सपीरियंस करें। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि डाउनवर्ड्स या विद इन द पेज। डाउनवर्ड्स क्योंकि पेज जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, जब बोर्ड पे लिखते हैं तो ये ऐसा हो गया। ठीक, तो पेज के रिगार्डिंग देखेंगे तो डाउनवर्ड्स ऐसा। कह रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो उसका बड़ा सिंपल आंसर है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द रेस्ट फोल्डेड फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अपने दाएं हाथ को इस प्रकार रखें कि जो उसका अंगूठा है वो मैग्नेट आपके करंट की दिशा को बताए, तो बाकी मुड़ी हुई उंगलियां आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएंगी। तो यहां पर देखिए कह रहा है पेज में अंदर जाते समय, तो पेज में अंदर जाने देते हैं इसको। तो ये कैसा बता रहा है, इधर से ऐसा, तो पेज में अंदर जाता हुआ अगर हम यहाँ पे एक डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं कि पेज में अंदर जा रहा है, ये यहाँ पे पेज में अंदर जाता हुआ इधर से ऐसे बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है। तो भैया घड़ी किधर चलती है, इधर 1 2 3 4 घड़ी की दिशा में चल रहा है, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। यहाँ पर हमको क्या आंसर मिला, ये कैसा चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, दक्षिणावर्त चलेगा। ठीक, इसे निकाला कैसे, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक, इसमें थोड़ी सी श्योरिटी रखनी जरूरी है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आते हैं जब आंसर दिया रहता है, तो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से थोड़ा सा श्योरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक, अगला देखिए, इफ d denotes the distance covered by a car in time t and f denotes the displacement। ठीक, कह रहा है d डिस्टेंस है। ठीक, d किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को, और s किसको डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो कह रहा है इसमें से उसी समय में कार द्वारा किए गए विस्थापन को दर्शाता है, तो कौन सा रिलेशन हो सकता है इसमें, तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ये क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो कम हो सकता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट को। ये कह रहा है केवल बराबर हो सकता है, या डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है।
तो ये बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने इसे कि ये कैसे होता है। इसे आप लोगों ने क्या देखा है, डिस्टेंस। क्यों डिस्प्लेसमेंट ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट एस ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं है, बिकॉज उसकी डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन खुद कहती है, क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे विस्थापन बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। The current voltage graph plot in certain electric device is given above. The device is, एक निश्चित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का करंट और वोल्टेज ग्राफ दिया गया है, ये डिवाइस है। अब आपको ये ग्राफ देखना है और इसमें से बताना है कि कौन सा डिवाइस है ये, ठीक है। तो ग्राफ आपको दिख रहा है वीआई ग्राफ, ये बड़े आसानी से आप लोगों ने देखा है, कहां पर, ओम्स लॉ में। अब देखो यहां पर क्या है, कह रहा है कि एक सेमीकंडक्टर है, ये जो ग्राफ दिख रहा है इससे डिसाइड करिए क्या सेमीकंडक्टर है। बोले सेमीकंडक्टर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा, गलत है। अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ, यही सही है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना। सुपर कंडक्टर, बोले करंट देंगे तो पूरा फ्लो करेगा, स्लोप की जरूरत क्या है उसमें, इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर में भी नहीं होगा। इस वजह से इसमें क्या है, अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ, एक ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन करे, एक ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन करे वो होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इसमें सही आंसर है। ठीक, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ, while looking at an image formed by convex lens, one half of the lens is covered by a black paper। कह रहा है कि हम क्या लेते हैं, एक लेंस लेते हैं और इस लेंस का जो आधा भाग है इतना, इसे हम एक ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। तो जब इसे ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपेंस टू द इमेज, आधा ढक देने पर इमेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आधा ढक देंगे तो होगा क्या भाई, इसकी प्रॉपर्टी क्या चेंज होगी, इससे लाइट कम जाएगा दूसरी तरफ। तो लाइट कम जाएगा तो हमको जो प्रतिबिंब दिखाई देगा उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। देखा जाए कहां पे लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश्ड, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक, छोटा बड़ा नहीं दिखाई देगा, कह रहा आधा हिस्सा दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं। आप आधा लेंस भी रखेंगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन फिर आपको क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी। उस जो इमेज की क्लियरिटी है, उस जो इमेज की इंटेंसिटी है वो कम हो जाने वाली है। ठीक, उसकी इंटेंसिटी कम ना हो इस वजह से हम पूरे लेंस को यूज करते हैं, आधा नहीं यूज करते हैं। The distance covered by a moving car in rectilinear motion with speed v in time t given by s is equals to v into t, then car undergoes, कह रहा है कि आपको दिया जा रहा है distance s covered by a moving car in a rectilinear motion, speed v is equals to कैसे दे रहा है, s is equals to vt। ठीक, कह रहा है s is equals to vt, v से चल रहा है और s is equals to हमने दे दिया इसको स्पीड से v, टाइम t। तो कह रहा है सीधी रेखा में चल रहा है, एक समान त्वरण से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म त्वरण से चल रहा है, एक यूनिफॉर्म। तो बोले बड़ा इसको सिंपल दो तरीके से कर सकते हैं। ये इक्वेशन तो तभी हम लगाते ही हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये ऐसे अगर हम इसको लिखें यहाँ पर, इसे हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाए अगर तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन कहीं नहीं आया, ये कब लगाते हैं, यूनिफॉर्म। मान लो एक्सीलरेशन लगा के भी देखे तो क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला 0 है, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे है नहीं। तो एक्सीलरेशन है नहीं, केवल क्या है, s इज इक्वल टू वी टी। तो ये यू टी है ना, इनिशियल ही है जो बदला ही नहीं, s इज इक्वल टू वी टी, s इज इक्वल टू वी टी। ये क्या बताएगा कि एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा है, एक समान वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो हमको यहां पर क्या मिल गया कि एक समान वेग से चल रहा है। द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंप्लाइज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है उसका तात्पर्य किसके उत्पादन से है, क्या ऐसी चीज है जो वो बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम, क्या प्रतिरोध बदलता है। करंट इन द कॉइल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम, क्या इंड्यूस करता है, करंट।
करंट इन द कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम। ये क्या कह रहा है? करंट इन कॉइल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम, करंट इन कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। ठीक, चेंज क्या करना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, वोल्टेज इन कॉइल व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी इज करेक्ट। करंट इन द कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम, जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वहां पर क्या करेगा? तब हम देखेंगे वहां पर कि कितना करंट वहां पर फ्लो कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A motor vehicle is moving on circular path with a uniform speed. The net acceleration of the vehicle. एक मोटर वाहन एक समान गति से वृत्ताकार गति से चल रही, वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आप बताइए कि उसका वाहन का त्वरण एक्सीलरेशन क्या होगा? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार इसको हम लोग देखते हैं सीडीएस में, एनडीए में, अलग अलग डिफेंस एग्जामिनेशन में सर्कुलर मोशन पूछा जाता है। तो उसके पास एक्सेलरेशन कैसा होगा? तो हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, ड्यूरिंग दिस सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति के समय उस पर केंद्र की ओर बल लगता है। केंद्र की ओर लगने वाले बल को वृत्तीय, जो वृत्त पे लगने वाला बल है उसे बोलते हैं क्या? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर काम करेगा? टूवर्ड्स द सेंटर। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? टूवर्ड्स द सेंटर, वृत्त के केंद्र की ओर। ठीक, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं, परपेंडिकुलर टू द रेडियस अलोंग द वेलोसिटी नहीं, वो तो वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? टूवर्ड्स द सेंटर। हमेशा किधर काम करेगा? वृत्त के केंद्र की ओर काम करेगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चंस कुछ हेल्प करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ और कुछ हेल्पफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।